Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर एक बहुत ही सुंदर पोयम को रीड किया था, उसको पढ़ा था और उसको समझा था और उसका भरपूर आनंद हमने लिया था। इस पोयम का नाम है रेन ऑन द रूफ, यानी कि छत पर बरसात का होना। यह बहुत ही सुंदर पोयम है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पोयम बहुत पसंद आई होगी। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इसी पोयम से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज को शुरू करने वाले हैं और ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन सीरीज के अंदर पूछे गए हैं उसका आंसर आप कैसे देंगे। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इस पोयम की क्वेश्चन सीरीज में पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू, डिस्कस इन द क्लास। यानी कि इस क्वेश्चन में आपके सामने इस पोयम से जुड़े हुए कुछ फ्रेजेस, कुछ पार्ट, कुछ हिस्से लिखे हुए हैं और आपसे पूछा गया कि आप उनसे क्या समझते हैं, आपका उनसे क्या अभिप्राय है, यानी कि उनका अर्थ क्या है। तो पहले पॉइंट में पूछा गया कि ह्यूमिड शेडो, यानी कि इससे आप क्या समझते हैं। सेकंड पूछा गया कि स्टारियोस्फीयर, इससे आप क्या समझते हैं। थर्ड में पूछा गया कि व्हाट अ ब्लिश, इसका क्या मतलब है। और फोर्थ के अंदर पूछा गया कि 1000 ड्रीमी फेंसेज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और फिफ्थ के अंदर पूछा गया कि 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ। तो इनका मीनिंग क्या है। तो आइए अब हम इनके आंसर्स को लिखेंगे एक एक करके। तो इसके पहले पॉइंट के अंदर पूछा गया कि ह्यूमिड शेडो से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर में आप लिख सकते हैं कि दीज आर द शेडो ऑफ डिफरेंट थिंग विच बिकम वेट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यानी कि बरसात के मौसम में जो ह्यूमिड शेडो है उन सभी वस्तुओं से, उन अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से लिया गया है जो कि गीले हो जाते हैं, जो कि बरसात में भीग जाते हैं। अगला पॉइंट है इसके अंदर स्टारिस्फेयर्स। और सेकंड पॉइंट का मतलब यह है कि स्टारिस्फेयर से आपका ये तात्पर्य बनता है कि द एरिया, वह क्षेत्र, वेयर स्टार्स अपीयर इन द ग्रुप, जहाँ पर जो तारे हैं, जो स्टार्स होते हैं, वो ग्रुप में नज़र आते हैं इन द स्काई, आसमान में। थर्ड पॉइंट है व्हाट अ ब्लिश, इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं, ये देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट के अंदर आपसे पूछा गया कि व्हाट अ ब्लिस, इसके पॉइंट में आप लिखेंगे कि द पोएट फील्स हैप्पी, जो कवि है उसको काफ़ी खुशी होती है, काफ़ी प्रसन्न होता है। व्हेन ही लिसन्स द रेन ड्रॉप्स बेटिंग ऑन द रूफ, जब वह बरसात की बूंदों को, जब वो छत से टकराती हैं और वो पैटिंग की जो आवाज़ करती है, पट पट की जो आवाज़ करती है, उनको सुनता है तो उसको काफ़ी खुशी होती है। पॉइंट नंबर फोर्थ, इसके अंदर पूछा गया कि 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे। पॉइंट नंबर फोर के अंदर पूछा गया कि 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं द पोएट स्टार्ट रिकलेक्टिंग द पास्ट, यानी कि जो वो कवि है वो बीते हुए समय में चला जाता है और बीती हुई बातों को वो याद करना स्टार्ट कर देता है। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ लॉस्ट, और वो अपने आप को ऐसा पाता है कि वो पास्ट की, यानी कि बीते हुए समय की बातों में वो खो गया है। इन रेवरीज एंड ड्रीम्स, वहाँ की जो यादें हैं, जो उनके सपने हैं, उनके अंदर वो खो जाता है। ऑन द रेनी वेदर, बरसात के मौसम में। एंड इंजॉयज फुली ऑल दिस, और वो इन सारी चीज़ों का भरपूर आनंद लेता है। पॉइंट नंबर फिफ्थ के अंदर पूछा गया कि 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। तो इसके अर्थ में आप लिख सकते हैं कि द पोएट रिकलेक्ट थाउजेंड्स ऑफ द मेमोरी, यानी कि जो कवि है वो हजारों प्रकार की यादों में खो जाता है इन द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में, जब वह उन बूंदों का, उस बरसात का आनंद लेता है। एंड दे वीव अ वेफ्ट विद द हेल्प ऑफ एयर थ्रेड, और जो उसकी यादें हैं वो उसके आसपास मानो एक बुनकर का काम करना शुरू कर देती है। उसके आसपास एक, जैसे कि कोई मशीन कपड़ा बनाना स्टार्ट कर देती है, एक ताना बाना बुनना शुरू कर देती है, मानो कि जैसे कि हवा में कोई धागा हो। तो
उसको ऐसे लगता है कि हवा में कोई धागा है, तो उससे जो उसकी यादें हैं उसके आसपास एक ताना बाना बुनना शुरू कर देती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपसे पूछा गया है कि व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, यानी कि जब बरसात होती है, जब बारिश होती है, तो कवि को क्या करना अच्छा लगता है। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के आंसर में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि व्हेन इट रेन्स, जब बरसात होती है, द पोएट लाइक्स टू लाई इन द बेड इन ए कॉटेज, जो कवि है वह कॉटेज में बने अपने बिस्तर पर लेटना पसंद करता है, उसको अच्छा लगता है। एंड ही कीप्स अ पिलो अंडर हिज हेड, और वो अपने सिर के नीचे एक तकिए को लगाना भी पसंद करता है। एंड लिसन टू पेटर्स साउंड ऑफ द रेन ऑन द रूफ, और बरसात की जो आवाज़ आती है, जो पट पट की जो पैटर्स साउंड जो होता है बरसात का, बरसात की कोमल बूंदों का जो उसकी छत पर टकरा करके आवाज़ आती है, वो उनको सुनना बहुत पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर पूछा गया कि व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट, यानी कि पुरानी यादों को याद करते हुए जब वो बरसात की बूंदों को सुनते हैं, तो कवि को उन सारी यादों में से सबसे बड़ी बात कौन सी याद आती है। हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स, यानी कि जो डार्लिंग ड्रीमर्स इस पोएम के अंदर लिखा हुआ है वो कौन होते हैं। ही रेफर्स टू, और वह ये जो डार्लिंग ड्रीमर्स जो शब्द है वह किसको रेफर करता है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट इज हिज मदर, यानी कि जब वो पुरानी बातों को याद करते हैं, बरसात के मौसम में जो आवाज़ आती है उसको सुनते हुए, तो उन सारी यादों में से सबसे बड़ी बात जो याद आती है वो अपनी मदर को याद करते हैं, वो अपनी माँ को याद करते हैं। और अगर आप इसमें लिख सकते हैं कि डार्लिंग ड्रीमर्स जो ये शब्द है ये उन बच्चों के लिए लिखा गया है कि डार्लिंग ड्रीमर्स दीज वर्ड्स आर रेफर टू दोज किड्स, या उन बच्चों के लिए लिखा गया है हु रिमेंबर देयर मदर लाइक द पोएट, जो कि इस कवि की तरह अपनी मदर को याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर पूछा गया कि इज द पोएट नाउ ए चाइल्ड, इज हिज मदर स्टिल अलाइव। तो इसके अंदर पूछा गया कि जो ये सारी बातें जब जो कवि है वो याद करते हैं, तो इसमें पूछा गया कि क्या ऐसे में जो कवि है वो एक बच्चे बन जाते हैं, क्या उसकी जो मदर है क्या वो अभी भी जिंदा हैं। तो इसका आंसर में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर के आंसर में आप लिख सकते हैं कि नो, द पोएट इज़ नॉट अ चाइल्ड हेयर, कि यहाँ पर ऐसे में जो कवि है वो कोई बच्चे नहीं हैं। एंड हिज मदर इज़ नॉट अलाइव, और जो उसकी मदर है वो जिंदा नहीं है। बट हर मेमोरी स्टिल हॉन्ट हिम, यानी कि जो उनकी यादें हैं वो रह रह करके उनके मन में आती हैं। इन दिस काइंड ऑफ टाइम, यानी कि इस प्रकार के जो समय में जब भी इस तरीके की बरसात होती है और जब वो पुरानी यादों में खो जाते हैं, तो इस तरीके के समय में द पोएट फील्स दैट, जो कवि है उनको ये महसूस होता है दैट हिज मदर लुक्स एट हिम विद फॉन्डनेस एंड लव, उनको ये महसूस होता है कि जो उनकी मदर है वो अभी भी उनको बड़े प्यार से, बहुत ही करुणामयी दृष्टि से उनको देख रही है, वो उनको प्यार से निहार रही है। तो इस पोएम के सेकंड क्वेश्चन सीरीज के पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन यू वर ए चाइल्ड, की जब आप छोटे बच्चे थे, डिड योर मदर टक यू इन, क्या आपकी मदर बड़े प्यार से आपको अपनी बाहों में भर लिया करती थी। एज द पोएट्स डिड, जैसा कि पोएट की जो मदर है वो उनको प्यार किया करती थी बाहों में भर के। तो इसका आंसर में आप लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में आप लिख सकते हैं कि येस माई मदर ऑलवेज यूज टू टक मी इन हर लैप, यानी कि हाँ, मेरी मदर हमेशा मुझे अपनी बाहों में भर लिया करती थी, बड़ा प्यार किया करती थी। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था। और आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि वेन एवर आई सेड दैट आई कुड नॉट डू सम वर्क, और जब भी मैं कहा करता था कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, कि मतलब कोई भी मैं काम नहीं कर सकता हूँ, देन शी टुक मी इन हर लैप, कि वो मुझे अपनी बाहों में भर लिया करती थी, टू गेट दैट वर्क डन, उस काम को कराने के लिए। शी यूज टू फील सैड एंड डिजेक्टेड इफ़ आई वॉज इन्वॉल्व इन एनी मिसअप, कि उनको बहुत ही बुरा लगता था, वो बहुत उदास हो जाती थी, इफ़ आई वॉज इन्वॉल्व इन एनी मिसअप, कि मैं किसी मुसीबत में न पड़ जाऊँ, कि अगर मैं किसी मुसीबत में या फिर मुझे कोई भी समस्या आती थी तो उनको बहुत ही बुरा फील होता था। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में आपसे पूछा गया कि डू यू लाइक रेन, क्या आपको बरसात पसंद है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं व्हेन इट रेन्स स्टेडी और हैवीली, कि आप क्या करते हैं कि जब बरसात बहुत ही धीमे धीमे होती है या फिर बहुत ही भारी होती है, एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, जैसा कि इस पोएम के अंदर वर्णित किया गया है। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हैं कि येस आई लाइक रेन, हाँ, मुझे जो बरसात है वो बहुत पसंद है। इन स्टेडी रेन, जब हल्की हल्की बारिश होती है, आई प्रेफर टू टेक बाथ, मैं इसमें नहाना पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। बट व्हेन इट रेन्स हेवीली, लेकिन जब बरसात भारी तरीके से होती है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, आई स्टे इनसाइड, मैं घर के अंदर ही रुकता हूँ, एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, और इस प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता हूँ और इसका आनंद लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 के अंदर आपसे पूछा गया कि डज एवरीबडी हैव ए कोजी बेड, क्या सभी लोगों के पास आरामदायक बिस्तर होता है, टू लाई व्हेन इट रेन्स, आराम करने के लिए, लेटने के लिए जब बरसात होती है। लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर देखो, एंड डिस्क्राइब, और वर्णन करो, हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, कि कितने प्रकार के जो लोग हैं, एंड एनिमल, लोग हैं, और जो जानवर है, स्पेंड टाइम, अपना अपना समय कैसे बिताते हैं। सीक शेल्टर, क्या वो किसी शेल्टर या किसी शिविर का सहारा लेते हैं, एसेट्रा ड्यूरिंग रेन, कि जब बरसात होती है तो आप अपने आसपास देखिए और विचार कीजिए क्या लोग और जानवर अपना समय कैसे बिताते हैं। तो इसका आंसर में आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में आप लिख सकते हैं कि नो एवरीवन हैज़ नॉट अ कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स, नहीं, हर एक व्यक्ति के पास आरामदायक बिस्तर नहीं होता आराम करने के लिए जब बरसात होती है। देर आर सम पीपल, कुछ लोग होते हैं, हु लिव एट रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, एंड अराउंड द बस टर्मिनल्स, और बस टर्मिनल्स के आसपास भी रहते हैं, एंड अंडर फ्लाई ओवर्स, और फ्लाई ओवर्स के नीचे भी रहते हैं। दे डोंट हैव इवन बेड शीट, यहाँ पर उनके पास यहाँ तक कि कोई बेड शीट भी नहीं होती। व्हाट टू टॉक ऑफ कंफर्टेबल बेड, यहाँ पर अगर हम आरामदायक बिस्तर के बारे में बात करें तो आरामदायक बिस्तर की तो बात छोड़ो, उनके पास यहाँ तक कि बेड शीट भी नहीं होती बिछाने के लिए। और आगे आप इसमें लिख सकते हैं देयर आर सो मेनी एनिमल्स दैट डोंट हैव एनी शेल्टर एंड ट्रेम्बल अंडर द डार्क स्काई इन द रेनी सीजन, कि बहुत सारे जानवर भी होते हैं जिनके पास कोई शरण लेने के लिए कोई शिविर नहीं होता, कोई जगह नहीं होती, और वो बरसात के मौसम में काले आसमान के नीचे ही अपना समय बिताते हैं, यानी कि उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हमने देखा कि रेन ऑन द रूफ के अंदर जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आप कैसे देंगे। देखिए, आंसर देना बहुत ही आसान है। आप सिर्फ किसी भी चैप्टर को या फिर किसी भी पोएम को अच्छे से समझें और उसको महसूस करें कि पोएम हमें क्या बताना चाहती है। उसमें राइटर यानी कि जो लेखक होता है और जो कवि होते हैं वो अपनी पोएम और अपने चैप्टर्स के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं, और आप इनको अच्छे से पढ़ें और उनको सीखें। आई होप कि आज की क्लास में आपने सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुना होगा और उनके आंसर को सीखने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना है। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।